नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 54वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम कैबिनेट कमेटी को समझने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट कमेटियां क्या होती हैं, इसके पहले आपने कैबिनेट मंत्रियों के बारे में समझा तो आप बेसिक तौर पर यह सब कुछ समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं और किस कारण से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह सब अध्ययन करने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे कैबिनेट कमेटियों की, जिनके अंतर्गत यह सदस्य कार्य करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। सारी जानकारी आपके सामने है और इसके अलावा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको देता जाऊंगा। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ पाएंगे कि कैबिनेट कमेटियों से क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस कमेटी को कार्यभार कम करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि कमेटियों का गठन क्यों किया जाता है, जबकि सभी प्रकार के पद हमारे पास मौजूद हुआ करते थे। जैसे कि कैबिनेट मंत्री हुआ, वह मंत्रालय के कार्य कर सकता था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इसके अलावा जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, इसमें से जो कैबिनेट मंत्री छांटे हुए थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मंत्री हमारे पास हुआ करते थे। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्य का जो कि एक खाका तैयार किया गया है, उस पर कार्य करने के लिए यदि कोई भी जैसे योजना निकल कर आ रही है, यदि उस योजना पर काम करना है तो उसका कार्यभार कम करने के लिए विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, जो कि एक कमेटी में रहकर, एक ग्रुप में रहकर कार्य करते थे। ऐसा होता है कि यदि आप स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं और आपके द्वारा कोई भी टास्क लिया जाता है, जैसे मान लो वृक्षारोपण का टास्क लिया जाता है आपके स्कूल्स में या आपके कार्यालय के समक्ष, तो इसके लिए जो ऑफिस है उसमें से जिम्मेदार व्यक्तियों को, 2-4 व्यक्तियों को छांटकर उसके लिए एक कमेटी बना देते हैं कि आपकी यह कमेटी है और इसके लिए वृक्षारोपण का कार्य करना है। वह चाहें तो अपने लिए और भी व्यक्तियों को रख सकते हैं और अपने हिसाब से उस पर कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वह सरकार में भी किए जाते हैं। तो इसी प्रकार के कार्य होते हैं। उनके कार्यभार को कम करने के लिए कमेटियां गठित की गई। तो इन कमेटियों को कैबिनेट कमेटी कहा जाता है, चूँकि इनमें कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। प्रारंभ में संविधान में कैबिनेट कमेटी को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया था। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस चीज़ को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया था, यानी संविधान सभा द्वारा कैबिनेट कमेटी की चर्चा नहीं की गई थी। यह कब निकल कर आई, जैसे ही हमने देखा कि जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट होता है और इस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं सरकारें, तो सरकारें जैसे ही कार्य करती हैं तो उनके सामने चुनौतियाँ आती हैं। अब इतने बड़े देश के लिए, एक नए आज़ाद देश के लिए योजनाएं बनाना भी एक टास्क के बराबर नहीं था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टास्क इनको मिलते थे उनको पूरा करने के लिए यह विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते गए और इन्हीं परिवर्तनों में से कैबिनेट कमेटी एक हुआ करती थी। इसलिए इसे अतिरिक्त कमेटी कहा जाता है। यानी इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी अंग्रेजी भाषा में कहें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी और हिंदी भाषा में कहें तो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कहा जाता है। यानी यह संविधान में शामिल नहीं था और अलग से इसको बनाया गया, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव निकाय कहा जाता है। और जो संविधान में पहले से वर्णित जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। और इसके अलावा जो अतिरिक्त रूप से बनाई जाती हैं उनको अतिरिक्त संवैधानिक निकाय या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है। तो यह बात आप आसानी से समझ चुके होंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब निकल कर आया, और जब भारत में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत से परिवर्तन किए गए। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे निकाय बनाए गए तथा तोड़े गए, बहुत विभिन्न प्रकार के अनावश्यक कार्य भी यहाँ पर किए गए। जब 44वां संविधान संशोधन आया तो यहाँ पर एक सभा के द्वारा या कैबिनेट मंत्रियों की जो कमेटी हुआ करती थी, कैबिनेट कमेटी, इसके द्वारा निर्णय लेने की बात कही गई, जो कि मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर किया गया था। यानी कोई अकेला व्यक्ति किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेगा और किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करेगा। इसके लिए कमेटी गठित होगी। बहुत सारे मेंबर्स जो इलेक्टिव होकर जनमत के द्वारा जो कि नेता बने हुए हैं,
वोटिंग राइट्स के द्वारा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना एक गणतांत्रिक देश का एक कर्तव्य माना जाता है। यदि गणतंत्र का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ लेकर उनकी भावना पर कार्य करना, तो हम देख सकते हैं कि जब भिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मत लिया जाता है तो यहाँ पर एक लोकतांत्रिकता को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यही बात की गई कि एक व्यक्ति यहाँ पर निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेने के लिए कमेटियाँ गठित होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कैबिनेट समिति या कमेटी दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक होती है स्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी क्या करती है कि जैसे भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की योजनाएं आती हैं तो यहाँ पर स्थायी कमेटियाँ बना दी जाती हैं जो उस पर कार्य करती हैं। अब तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, तो इसे अस्थायी व्यवहार के लिए बनाया जाता है। मान लो कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है या किसी भी प्रकार की संभावना कहीं पर होती है या अस्थायी रूप से कोई कार्य कहीं पर कराना होता है तो इसके लिए भी कमेटी गठित कर दी जाती है। यानी मान लो कि जैसे आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव होते हैं, तो वार्षिक उत्सव में हम देख सकते हैं कि स्थायी प्रकार से कुछ व्यक्तियों को चुना जाता हो तो वह प्रत्येक वर्ष वहाँ पर कार्य करते हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो किसी आपदा के लिए एक धन एकत्रित करना है और वहाँ पर धन की आवश्यकता है तो उसको एकत्रित करने के लिए एक तदर्थ कमेटी बनाई जाएगी, यानी अस्थायी कमेटी बनाई जाएगी। चूँकि यह दुर्घटना अभी कुछ समय के लिए घटी है, इसको दूर करने के लिए, यानी जैसे हम देख सकते हैं कि कोरोना काल में कुछ वॉलंटियर निकल कर आए थे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके द्वारा कार्य किए गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर या नहीं राजनीतिक तौर पर भी इनको हम यहाँ पर समझते हैं कि स्थायी कमेटियाँ वह कहलाती हैं जो स्थायी रूप से कार्य करती हैं और तदर्थ कमेटियाँ वह कहलाती हैं जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें समझना चाहिए कैबिनेट कमेटियों से संबंधित समय एवं परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार की कमेटियाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित की जाती हैं। जैसे समय होता है और परिस्थिति के अनुसार बदलाव की आवश्यकता होती है या ज़्यादा व्यक्तियों को जुटाने की आवश्यकता होती है या जिम्मेदार व्यक्तियों को जुटाने की आवश्यकता होती है, तो संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का कार्यभार कम करने के लिए भी इस प्रकार की कमेटियाँ बनाई जाती हैं। यानी मान लो जैसे कि कोई जल मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बहुत सारा कार्य आ जाता है। अब एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है जो संपूर्ण देश में क्या है टोटी वाले जल को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है, तो इस पर उनके लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं जो कि उस मंत्रालय से संबंधित है, वह अपने आप से एक कमेटी को गठित कर सकते हैं और इस कमेटी के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, उस पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। और उस पर कार्य करने के लिए इनका जो कार्यभार होता है एक ही मंत्री पर ना पड़े, इसके लिए वह एक अपनी कमेटी बना लेते हैं, इसमें बहुत सारे सदस्यों को शामिल कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं इसमें सदस्यों की संख्या 3 से लेकर 8 तक हो सकती है, यानी जो मंत्री यहाँ पर हुआ करते हैं उनकी संख्या 3 से लेकर 8 तक हो सकती है। इसमें कैबिनेट मंत्री या उनकी रैंक के मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कमेटी बनती है तो कैबिनेट कमेटी बनती है तो कैबिनेट स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, या तो कैबिनेट मंत्री होनी चाहिए या उनकी ही रैंक के कोई अधिकारी यहाँ पर होने चाहिए। मुख्यतः कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, और यदि हम देख सकते हैं कि यदि प्रधानमंत्री उस समय पर किसी कार्य में व्यस्त हैं एवं वह नहीं आ सकते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी अध्यक्षता गृह मंत्री वित्त मंत्री भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि इसके अध्यक्ष के तौर पर गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री भी कार्य कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न बन जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, 3 ऑप्शन दिए होंगे। पहले ऑप्शन में प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा और चौथे ऑप्शन में कोई और डाल देगा, तो यहाँ पर आप आसानी से इसके उत्तर को लगा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के मंत्रालयों के लिए यानी किन किन कार्यों के लिए कमेटियाँ बनाई गई थी। 2013 में 10 प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई थी, 10 कमेटियों का एक खाका यहाँ पर रखा गया था। अब हम देख सकते हैं 2010 में सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की और मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री।
और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2013 की बात कर रहे हैं तो इस समय पर वित्तीय कैबिनेट कमेटी यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड मामलों के बारे में देखती थी, मूल्य कैबिनेट कमेटी, मूल्य के निर्धारण से संबंधित कमेटी बनाई गई थी, राजनीतिक मामलों के लिए कैबिनेट कमेटी। आपको बता दें कि राजनीतिक मामलों से के लिए जो कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है वह सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है। नियुक्ति से संबंधित कमेटी, जो विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां होती हैं उनसे संबंधित भी कमेटी को बनाया गया था। सुरक्षा संबंधी कमेटी, विश्व व्यापार संबंधित कमेटी, वैश्विक व्यापारों को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार की कमेटी बनाई गई। पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा रोकथाम के उपाय को खोजने के लिए पर्यावरण प्रदूषण कमेटी बनाई गई। UIDAI, अब इस समय पर हम देख सकते हैं कि 2013 के समय एक चीज़ का चलन और हो गया था। आप देख सकते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले हमारे यहाँ पर आधार कार्ड की बात की जा रही थी, तो EOIDI यानी जो आधार कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वह लीक हो रही थी, बहुत सारा डेटा यहाँ का वहाँ हो रहा था, तो इसके रेगुलेशन के लिए UIDAI कमेटी बनाई गई थी। यह भी प्रमुख है, आपको याद रखनी चाहिए। संसदीय मामलों से संबंधित कमेटी भी बनाई गई। निवास स्थान से संबंधित कमेटी, किस प्रकार से निवास स्थान होने चाहिए, लोगों को उनके निवास प्रमाण पत्र कैसे उपलब्ध कराए जाने चाहिए और देश में किस प्रकार की निवास की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इससे संबंधित भी कमेटी बनाई गई थी। अब थोड़ी सी जानकारी राजनीतिक मामलों की कमेटी के बारे में। यह सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है, इसलिए इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ आपको आंसर लगाना है कि राजनीतिक मामलों की कमेटी को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इनके अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुपर कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। आंसर में आ सकते हैं वित्त मंत्री, और ये वित्त मंत्री और जो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे तो उनके बारे में भी जानकारी पूछ ली जा सकती है। तो सारी जानकारी आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से जानकारी को याद रखना है। अब हम बात करेंगे EGOM तथा GOM के बारे में। EGOM क्या कहलाता है? एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। इसके अंतर्गत आने वाले मंत्रियों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार उनके समक्ष होता है। एम्पावरमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मंत्रियों का जो इस प्रकार का समूह होता है, इस प्रकार की कमेटी होती है, तो इसके अंतर्गत जो मंत्री शामिल किए जाते हैं उस विषय पर जो भी कानून होता है, जो भी यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति होती है, वह किसके पास होती है? उन्हीं मंत्रियों के पास होती है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसके अंतर्गत आने वाले मंत्रियों का कोई भी निर्णय लेने के लिए कैबिनेट से सलाह लेनी होती है, और कैबिनेट के बारे में आपने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि कैबिनेट क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो यहाँ पर कमेटी बनाई जाती है, या स्वयं से निर्णय ले सकते हैं तथा अपनी योजनाओं एवं कार्यों को कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जो आपने यहाँ पर अंतर समझा कि इनको निर्णय लेने के लिए किसकी सलाह लेनी पड़ती है? कैबिनेट की सलाह लेनी पड़ती है। अब हम समझते हैं कि कैबिनेट कमेटी क्या कहलाती हैं और कैबिनेट कमेटियों से संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। 2014 में हम देखते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आई तो एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और जिसमें कि 9 सदस्य हुआ करते थे, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसमें 21 पद हुआ करते थे। इन सब पदों को, मतलब 21 जो यहाँ पर मिनिस्टर शामिल हुआ करते थे, इन सभी के पदों को समाप्त कर दिया गया। एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तथा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इन सब का निर्णय लेने की शक्तियाँ बट गई थी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात कहीं पर होती है। यदि हम देख सकते हैं कि आपके ऑफिस में या स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, यानी संस्कृत पढ़ाने वाले ही 4 टीचर हैं, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और देख सकते हैं कि और भी सब्जेक्ट पढ़ाने में कई बार कोई क्लास में कोई टीचर जा रहा है, कोई दूसरी क्लास में कोई अलग से टीचर जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 2-4 टीचर जा रहे हैं, और जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो वह एक दूसरे की ओर उंगली साधने लगेगी कि इनके मेरे द्वारा तो सही पढ़ाया गया है, इनके द्वारा सही नहीं पढ़ाया गया। तो इसी प्रकार का काम यहाँ पर हो रहा था। यह जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर
ऑफ एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो कार्य यहाँ पर बांट दिए गए थे, तो यहाँ पर जब कमेटी में बात जाती थी तो वह अपनी जिम्मेदारियाँ कैबिनेट पर लाद देते थे। एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते थे वह एक दूसरे के ऊपर उंगली साधते थे। तो इस प्रकार की हौच पौच से कार्यों में अव्यवस्था हुआ करती थी। बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई उनके द्वारा बहुत से बदलाव किए गए। खासकर हम देख सकते हैं यह जो सरकार अब तक टिक पाई, इसके पीछे यह कारण है कि इनके द्वारा हम देख सकते हैं सीधे तौर पर राजनीति की बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी की गई थी, और उस स्टडी के द्वारा इन्होंने जो अपने खाके तैयार किए थे, जो इनके प्लान्स थे, इन प्लान्स को हमेशा से ही इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, क्योंकि इन सब के निर्णय जो की इनकी निर्णय की जो शक्तियाँ हैं वह बढ़ चुकी थी। अतः जिम्मेदारी कैबिनेट की होनी चाहिए, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जिम्मेदारी कैबिनेट की होनी चाहिए वह जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। तो इसी कारण वर्तमान सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया तथा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया तथा अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर सौंप दी गई वह यहाँ पर हम देखेंगे। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। पहले 21 कमेटियों के द्वारा अपना कार्य किया जाता था, उसके बाद कैबिनेट से स्वीकारिता लेनी होती थी। यानी हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो 21 कमेटियाँ हुआ करती थी, इनके द्वारा क्या करना होता था, 21 जो पद हुआ करते थे उनके द्वारा कोई भी सलाह ली जाती थी, तो उससे कोई भी निर्णय लिया जाता था उसकी स्वीकारिता किससे लेनी पड़ती थी, कैबिनेट से लेनी होती थी। सभी मुद्दों से संबंधित मंत्रालय के समक्ष लाया गया है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए, एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पद को समाप्त किया गया, तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो भी समस्त समकक्ष जो मंत्रालय हुआ करता था उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई तथा उसी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर कार्य लेने लगे। यानी हम देख सकते हैं कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है या कोई भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, संबंधित मामलों की जांच उसी के द्वारा की जाएगी एवं अकाउंटेबिलिटी भी उसी के द्वारा ठहराई जाएगी। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए। तो आपने समझा कैबिनेट कमेटियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की बात इनके से संबंधित की जाती है, कितने प्रकार की कैबिनेट कमेटियों को गठित किया गया और किस समय पर कैबिनेट कमेटियों को समाप्त किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की, और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी बाय राइट बाय मनी पांडे से, और करते रहें अपना अध्ययन। आपकी हिस्ट्री पूरी कवर करा दी गई है और इसके साथ ही पॉलिटी की जो अध्ययन है वह जारी है। जैसे जैसे आपके लेक्चर आते जाएंगे सारे लेक्चर्स के वो आपको पढ़ना है, उनके साथ नोट डाउन भी करना है और रिवीजन भी करते रहना है, ताकि आपके दिमाग में यह समझ बनी रहे और आप लगातार इस प्रकार के अध्ययन को करते रहें। और यह जो व्याख्यान है ऐसे बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।